हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। और आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप। क्या होता है रेफ्रिजरेशन? जो आपके घर में फ्रिज है वो कैसे काम करता है, जो आपके रूम में एसी लगा है वो कैसे काम करता है, और इसका परफॉर्मेंस हम कैसे निकालते हैं। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है? जब आप एसी खरीदने जाते हो तो आप कहते हो कि मुझे 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का एसी चाहिए। उसका क्या मतलब है? तो ये सब हम सीखेंगे आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की। तो रेफ्रिजरेशन क्या है? फ्रिज में आप क्या करते हो? आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स किसी भी चीज को रख देते हो और वो ठंडा रहता है। तो वही है रेफ्रिजरेशन। मेंटेन्स टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर को मेंटेन करना ही रेफ्रिजरेशन होता है। और फिर ये करता कैसे है? तो जो मशीन होता है रेफ्रिजरेटर, वो एक साइक्लिक डिवाइस होता है। और वो क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बाय वर्क इनपुट। मतलब जो फ्रिज के अंदर आपने चीजें रखी है, जो सामान रखा है ठंडा होने के लिए, उसका टेम्परेचर लो मेंटेन करता है। और फिर उसी वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, उसी बॉडी से जो फ्रिज के अंदर रखा है, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर उस हीट को सराउंडिंग में बाहर फेंकता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको वर्क करना पड़ता है, हमको बिजली सप्लाई करना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ता है। तो वो क्या है? वो कंप्रेसर को चलाता है और वो होता है वर्क इनपुट। तो सिंपल यही है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम मेंटेन करना। और ये होता कैसे है? जब हम हीट को लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में फेंकते हैं यूजिंग वर्क इनपुट। तो उसके अंदर क्या होता है? कौन सा गैस होता है जिसको हम कहते हैं ना कि फ्रिज का गैस खत्म हो गया, एसी का गैस खत्म हो गया, तो वो कौन सा गैस होता है? उसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट। तो टेक्निकल वर्ड जो है उसका वो है रेफ्रिजरेंट। तो इसका जो वर्किंग फ्लूइड होता है, चाहे वो फ्रिज में हो, चाहे वो एसी में हो, चाहे वो हीट पंप में हो, उसका जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट। और बहुत सारे रेफ्रिजरेंट कॉमन अवेलेबल है, जैसे कि R12, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ग्रीन हाउस गैस होता है, एक थोड़ा खतरनाक गैस है R12। इसके बाद होता है R134A, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्लोरीन फ्लोरीन, और ये उसी तरह का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही है, क्लोरोफ्लोरोइथेन कहते हैं इसको। तो ये है R134A। फिर आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे क्या है? ये सारे एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है फ्रिज या एसी या हीट पंप में। तो अब समझते हैं कि ये मशीन काम कैसे करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझना बहुत जरूरी है आपको कि एक रेफ्रिजरेटर, एक एसी से काम करता है। तो चलो हम बात करते हैं और बनाते हैं एक फिगर बहुत ही प्यारा सा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बॉडी जिसका हमको टेम्परेचर कम मेंटेन करना है, जैसे कि फूड या फ्रूट्स, तो ये हो गया ये बॉडी जिसका हमको लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, जैसे कि फ्रूट्स जो आपका फ्रिज के अंदर है, तो उसका टेम्परेचर हमको सराउंडिंग से कम मेंटेन करना है। तो मान लो T2 मेंटेन करना है, तो यहां से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करता है। कौन? तो रेफ्रिजरेटर का कंपोनेंट जिसका नाम है इवापोरेटर। ये क्या करता है? हमेशा कंटिन्यूअसली हीट Q2, जिस बॉडी का टेम्परेचर लो मेंटेन करना है, वहां से खींचता है, वहां से एक्सट्रैक्ट करता है। और इसी इवापोरेटर में होता है वो वर्किंग फ्लूइड जो रेफ्रिजरेंट है। और फिर क्या करता है? वो उसको इवापोरेट कर देता है, उसको गर्म कर देता है, उसको वेपर बना देता है। तो इवापोरेटर में हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ, और वो हीट क्या किया? इस रेफ्रिजरेंट को इवापोरेट कर दिया। और फिर ये वेपर जो रेफ्रिजरेंट है वो एंटर करता है एक दूसरे मशीन में जिसका नाम है कंप्रेसर। आपके फ्रिज के पीछे नॉर्मली जो पुराना वाला फ्रिज है मॉडल, उसमें फ्रिज के नीचे या बैक में एक मशीन होता है जो साउंड थोड़ा बहुत करता है, उसको कहते हैं कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में क्या है कि जब ये रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो वो वेपर रहता है और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इस बॉडी के टेम्परेचर से। तो मान लो उसका टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री C के आसपास, और प्रेशर होता है अराउंड 120 किलो पास्कल के आसपास उस रेफ्रिजरेंट का। इसके बाद और फिर जो है ये जो रेफ्रिजरेंट वेपर फेज में कंप्रेसर में एंटर किया, तो कंप्रेसर ने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी लेके और इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर दिया, हाई प्रेशर बढ़ा दिया, इसका प्रेशर बढ़ा दिया और इस पे वर्क कर दिया।
मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेके कंप्रेसर ने इस रेफ्रिजरेंट पे वर्क किया और इसका प्रेशर बढ़ा दिया अराउंड 800 किलो पास्कल पे, और टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाता है, अराउंड 60 डिग्री सी बढ़ जाता है इसका, किसका, रेफ्रिजरेंट का। फिर ये रेफ्रिजरेंट एंटर करता है एक तीसरे कंपोनेंट में रेफ्रिजरेटर का, जिसका नाम है कंडेंसर। ये भी आपने सुना होगा। कंडेंसर कहां होता है? कंडेंसर फ्रिज के पीछे होता है, इस तरह से क्वाइल के फॉर्म में, ऐसे ऐसे क्वाइल के फॉर्म में आपने कभी देखा होगा पुराने वाले मॉडल में। और जब आप उसको छुओगे ना और फ्रिज अगर ऑन है तो ये गर्म रहता है। तो ये गर्म क्यों रहता है? क्योंकि ये हीटेड या ये हीट को रिजेक्ट करता है सराउंडिंग में। इसका काम ही है कि जो रेफ्रिजरेंट यहां से गर्म होके आया है उसको फिर से ठंडा करना। और उसको ठंडा कब करेगा ये कंडेंसर? जब ये सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग में, जो कि आपका हायर टेम्परेचर पे है। मतलब आपके रूम में ये हीट को रिजेक्ट करता है कौन? कंडेंसर। कंटिन्यूअसली यहां से हीट लिया और यहां पे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि ये रेफ्रिजरेंट हो जाता है थोड़ा सा ठंडा। प्रेशर उतना ज्यादा कम नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता होगा। और टेम्परेचर जो है और कम हो गया। मान लीजिए कि टेम्परेचर घट के हो गया 40 डिग्री सी। और फिर ये एंटर करता है एक और डिवाइस में, जिसका नाम है एक्सपेंडर। ये क्या करता है कि जो आपका यहां से जो रेफ्रिजरेंट आया उसको उसका एक्सपेंशन कर देता है। ये एक छोटा सा ट्यूब भी हो सकता है, कैपिलरी भी हो सकता है, जो लिक्विड को जो यहां से आ रहा है कंडेंसर से उसको फिर से फ्लैश कर दे, वेपोराइज कर दे, मतलब पार्शियली उसको इवापोरेट कर दे, वेपोराइज कर दे। तो एक्सपेंडर ये क्या करता है, इसको फ्लैश कर देता है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता है, और फिर ये यहां से वापस रेफ्रिजरेंट एंटर कर जाता है इवापोरेटर में। तो आप देखो कि ये जो एंटायर सिस्टम है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें वर्किंग फ्लूइड हमारा क्या है? वर्किंग फ्लूइड है हमारा रेफ्रिजरेंट, जिसके ये सारे एग्जांपल्स हैं, और यही बार बार इसमें सर्कुलेट होता है। और सर्कुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो बॉडी फ्रिज के अंदर रखा है उससे कंटिन्यूअसली हीट को एब्जॉर्ब करता है Q2, और उसका टेम्परेचर लो मेंटेन करता है। तो लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट करता है। तो हमने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि अगर जो क्लॉसियस का स्टेटमेंट था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, उसमें हमने कहा था कि हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर अपने आप नहीं किया जा सकता। अगर आपको करने का मन है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क कंप्रेसर कर रहा है। कंप्रेसर कैसे वर्क कर रहा है? तो वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है, मतलब उस पर वर्क कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाहर से ले रहा है, अपने आप को ऑन कर रहा है, और फिर ये इसको कंप्रेस कर रहा है। तो इसी तरह से ये साइकिल में चलता है और बॉडी का टेम्परेचर लो मेंटेन करता है। तो यही है रेफ्रिजरेशन का वर्किंग। अब जहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं कि यहां पे प्रेशर कितना होगा। हो सकता है कि ये 750 किलो पास्कल हो जाए, और एक्सपेंडर के बाद फिर से जो है प्रेशर अराउंड वही हो जाएगा 120 के आसपास, या थोड़ा सा कम हो सकता है मान लो, तो 115 किलो पास्कल लिख देते हैं। ये सब वैल्यू जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। और ये 20 डिग्री सी है तो यहाँ पे कम रहता है टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा करीब माइनस के आसपास हो जाएगा, ये होगा -25 डिग्री सी के आसपास। तो ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। अब अगर हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखें कि हम इसको अगर थर्मोडायनामिकली कैसे दिखाएं, तो ये ऐसा दिखेगा। ये है आपका रेफ्रिजरेटर, आर स्टैंड्स फॉर रेफ्रिजरेटर। ये क्या कर रहा है, एक लो टेम्परेचर बॉडी से, जिसका टेम्परेचर T2 है, वहां से कंटिन्यूअसली हीट Q2 को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और फिर ये Q1 हीट सराउंडिंग में, हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में कंटिन्यूअसली ये उसको बाहर फेंक रहा है, वहां पे डिस्कार्ड कर रहा है। तो लो टेम्परेचर से, जहां पे टेम्परेचर T1 है, तो लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर पे ये ट्रांसफर कर रहा है। तो इसके लिए ये एक वर्क इनपुट ले रहा है, वो W है। तो यही है आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, और ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। तो यहां पे आप एरो लगा दीजिए। अब सवाल ये है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये जो हमने बताया है रेफ्रिजरेटर, उसका हम परफॉर्मेंस कैसे निकालें? तो परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हो चाहे हीट पंप हो,
उसका मेजरमेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्पेस थोड़ा कम है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, और ये रेफ्रिजरेटर का है, इसीलिए COP ऑफ R। ये क्या है? ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये होता है रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब देखो, सीओपी को अगर समझें कि ये है क्या, तो सिंपली ये है कि अगर हम 1 किलोवाट वर्क इनपुट करते हैं, यहां पे वर्क इन है, अगर हम 1 किलोवाट वर्क इनपुट करते हैं तो ये कितना हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है बॉडी से। तो वही है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब इसका जो काम है, इस फ्रिज का जो काम है, इस रेफ्रिजरेटर का जो काम है, वो ये है कि बॉडी का टेम्परेचर लो मेंटेन करना और वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? हम क्या चाहते हैं रेफ्रिजरेटर से? हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर सके और कम से कम टेम्परेचर फ्रिज के अंदर मेंटेन कर सके। तो इसका डिजायर्ड इफेक्ट है कि ये Q2 कितना ज्यादा मेंटेन कर सकता है। तो डिजायर्ड इफेक्ट इसका हो गया, वो हो गया Q2। और वर्क इनपुट क्या हो गया? W। अब ये जो W है, वर्क इनपुट, ये हम कैसे निकालेंगे? Q1 Q2 के फॉर्म में। तो अगर आप इस साइकिल पे या फिर इसी स्कीमेटिक पे अगर आप फर्स्ट लॉ लगा दोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दोगे, तो आसानी से निकल जाएगा। यहां पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दें तो क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। और चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा है तो डेल्टा U 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Q साइकिल इक्वल टू W। और Q साइकिल क्या होगा? देखो, आप इस रेफ्रिजरेशन के लिए अगर देखो तो Q साइकिल क्या हो रहा है? तो Q2 और W ये दोनों ऐड हो रहा है, आपको Q1 दे रहा है। तो आप देखोगे तो W किसके बराबर हो जाएगा? W होगा Q1 माइनस Q2, या फिर Q2 प्लस W, ये किसके बराबर हो जाएगा? Q1, क्योंकि ये दोनों इनपुट है और ये है आउटपुट, है ना, इस रेफ्रिजरेटर के लिए। तो हीट बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहां से तो W क्या हो गया? ये हो गया Q1 माइनस Q2, और ये हो गया W के बराबर। तो W के जगह पे यहां पे हम COP के फॉर्मूले में क्या डाल देंगे? Q1 माइनस Q2। तो यही होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अगर आपको हीट कितना इसने एब्जॉर्ब किया बॉडी से और ये वर्क कितना इस पे करना पड़ा, अगर आपको वो पता हो, या फिर ये कितना हीट रिजेक्ट किया सराउंडिंग में, ये पता हो Q1, तो उससे आप इसका परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीट पंप के बारे में कि हीट पंप का मतलब क्या है। तो हीट पंप जो है वो रेफ्रिजरेटर का जस्ट उल्टा काम करता है। तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, उसने बॉडी का टेम्परेचर लो मेंटेन किया सराउंडिंग से, लेकिन ये हीट पंप उसका उल्टा करेगा। ये क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा सराउंडिंग से। तो ये क्या करेगा? मेंटेन्स टेम्परेचर हायर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। लोअर के जगह पे क्या आ जाएगा? हायर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। और ये भी क्या करता है? ये भी हीट ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे करता है और वर्क इनपुट लेता है, जैसा कि रेफ्रिजरेटर ने करा था। तो अब हीट पंप का यूज कहां है? ठंडे में क्या होता है, जब हम विंटर सीजन की बात करें, जाड़े के टाइम पे हम रूम में लगा देते हैं हीट पंप। आजकल बहुत सारे एयर कंडीशन आ रहे हैं, वो क्या होता है, वो क्या कर रहा है, वो आपके रूम को गर्म करता है ठंडा में, और गर्मी में वो आपके रूम को ठंडा करता है। मतलब गर्मी में एज ए वो एसी काम करता है और ठंड में एज अ हीटर काम करता है। तो हीट पंप का काम यही है कि ठंड में रूम का टेम्परेचर को ज्यादा मेंटेन करना, रूम को गर्म रखना। अगर हम इस रूम में एक हीट पंप लगा दें ठंड के महीने में, तो वो रूम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा मेंटेन कर पाएगा। तो इसका काम है कि मेंटेन्स टेम्परेचर हायर देन दी सराउंडिंग टेम्परेचर, और ये काम करता है हीट पंप। और ये भी वही करता है कि लो टेम्परेचर से हीट को लेता है और हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करता है। तो इसके लिए क्या है कि ये सारे चीज यही रहेंगे। हीट पंप क्या करेगा कि बाहर सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जहां पे टेम्परेचर कम है। ठंड के समय में क्या होगा? बाहर टेम्परेचर कम होगा,
तो वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वहां से हीट लेगा और फिर आपके रूम में हीट को फेंकेगा, डिस्कार्ड करेगा। तो जब आपके रूम में हीट को वो फेंकेगा तो आपके रूम का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मेंटेन हो जाएगा। तो वही हो रहा है यहां पे, बस ये जो बॉडी है यहां पे पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा। यहां पे जो बॉडी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जहां से ये हीट ले रहा है वो हो जाएगा सराउंडिंग। हीट पंप जो हीट लेगा वो सराउंडिंग से लो टेम्परेचर से, क्योंकि सराउंडिंग में ठंडा है, विंटर में ठंडा होता है बाहर, तो सराउंडिंग से टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हीट लेगा और ये कहां फेंकेगा, सराउंडिंग में नहीं है, रूम में फेंकेगा कंटिन्यूअसली, और रूम का टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन करेगा। तो सिंपली वही है, मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में यही अंतर है कि हीट पंप रेफ्रिजरेटर से उल्टा काम करता है। रेफ्रिजरेटर में क्या था कि वो बॉडी से हीट ले रहा था और बाहर फेंक रहा था, लेकिन हीट पंप के केस में क्या हो रहा है कि अब वो बाहर से हीट ले रहा है और बॉडी को फेंक रहा है। और बॉडी इस केस में क्या है, वो है बॉडी रूम, जहां पे आपको हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो काम वही कर रहा है, बस उल्टे डायरेक्शन में कर रहा है। तो एसी जो होता है, जो आजकल आ रहा है, जो डुअल काम करता है, एसी की तरह भी काम करता है और हीटर की तरह भी जो काम करता है, उसका भी यही काम है कि वो गर्मी के महीने में एज ए रेफ्रिजरेटर काम करता है, कि आपके रूम से टेम्परेचर लिया, हीट लिया और बाहर फेंक दिया। ठंड में क्या करता है, वो उल्टा काम करता है कि बाहर से हीट लिया और आपके रूम में फेंक रहा है। तो यही है। अब अगर हम इसका स्कीमेटिक देखना चाहें तो आर के जगह पे हो जाएगा हीट पंप और इस बॉडी के जगह पे हो जाएगा सराउंडिंग, क्योंकि ये सराउंडिंग से हीट ले रहा है और ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है। तो लो टेम्परेचर हमेशा T2 होता है, तो Q2 हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वर्क इनपुट कर रहा है, ये साइक्लिक डिवाइस में चल रहा है, और सराउंडिंग के जगह पे क्या आ जाएगा, रूम आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिर से वही रहेगा, W इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहां पे बदलाव आएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहां पे ये है रेफ्रिजरेटर का, तो R को हटा के हम HP लिख देंगे, हीट पंप का हम निकालना चाह रहे हैं इसीलिए। तो ये हो गया COP ऑफ हीट पंप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर्मूला वही रहेगा, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। लेकिन जब हम हीट पंप की बात करेंगे तो डिजायर्ड इफेक्ट बदल जाएगा। क्या होगा डिजायर्ड इफेक्ट, हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, आप क्या चाहते हो हीट पंप से, आप हीट पंप से चाहते हो कि ये आपके रूम का टेम्परेचर सही से मेंटेन करे, आपके रूम को गर्म रखे। आपके रूम को गर्म रखे मतलब आपका फोकस रूम पे है, तो डिजायर्ड इफेक्ट हो गया Q1 ना कि Q2। तो यहां पे हो गया Q1 और वर्क इनपुट तो वही है W, तो ये हो गया Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। अब अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का दोनों थोड़ा सा लिंक है। अगर आप देखोगे तो ये है आपका COP ऑफ हीट पंप, लेकिन अगर आप देखोगे कि COP ऑफ जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या था, वो था Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो इस दोनों में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है और कौन कम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हीट पंप का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो रेफ्रिजरेटर से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, तो सिंपली आप क्या करो कि रेफ्रिजरेटर के COP में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। क्योंकि अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2, Q2 कैंसिल, और ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। और ये क्या है, ये है आपका, ये जो निकला है ये है आपका क्या, ये है आपका COP ऑफ हीट पंप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है उसमें अगर 1 ऐड कर दिए, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में अगर आप 1 ऐड कर दिए तो COP ऑफ हीट पंप मिल जाता है। मतलब अगर Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है, अगर कोई भी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप अगर दो हमारे पास हैं, एक रेफ्रिजरेटर और एक हीट पंप, दोनों सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा है, मतलब सेम टेम्परेचर लेवल है, T1 T2 बराबर है, Q1 Q2 बराबर है, तो जो हीट पंप का COP होगा वो रेफ्रिजरेटर के COP से 1 ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है। तो जनरली होता क्या है कि रेफ्रिजरेटर का जो COP होता है 3 से 4 के आसपास होता है, कि हीट पंप का जो COP होता है वो एक ज्यादा मतलब 5 के आसपास हो सकता है। तो ये हो गया रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के बारे में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज
टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये सिंपली क्या है, ये उसका वेट नहीं है कि अगर 1 टन का एसी है इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 टन भारी है या फिर वो 1 टन एयर फेंक रहा है, ये सब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेफ्रिजरेटर 1 टन का है, इसका मतलब है कि इस रेफ्रिजरेटर की जो कैपेसिटी है वो इतनी है, मतलब वो इतना हीट रिमूव कर रहा है 24 घंटे में, जो काफी है 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में। मतलब 1 टन लिक्विड पानी, मतलब 1000 किलोग्राम लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में 24 घंटे में, 24 घंटे तक आइस में कन्वर्ट करने में जितना हीट रिमूव करना पड़ेगा वाटर से, वही होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। द अमाउंट ऑफ हीट required to be removed from liquid water of mass 1000 kilogram in 24 hours to make it ice is called as 1 ton of refrigeration। अगर ये 2 टन का एसी की बात करो, आप 2 टन का एयर कंडीशन की बात करो, इसका मतलब वो इतना हीट रिमूव कर सकता है पानी से जिससे कि 2 टन पानी 24 घंटे तक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 टन पानी को हम 24 घंटे तक आइस मेंटेन कर सकते हैं, वो इतना हीट रिमूव कर सकता है। मतलब उसकी हीट रिमूविंग कैपेसिटी के बारे में बताता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, वो कितना ज्यादा हीट को रिमूव करता है। तो अगर हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो ये है अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टन ऑफ water to convert it into ice for 24 hours, मतलब 24 घंटे में। तो बुक बाय बुक इसका वैल्यू थोड़ा बहुत बदल सकता है क्योंकि किसी किसी बुक में ये 24 आवर कंसीडर नहीं करता है, लेकिन वहां पे क्या है कि 1 टन रेफ्रिजरेटर, जब रेफ्रिजरेशन का यूनिट वो लिखेगा और क्लियरली वो वैल्यू लिखेगा कि ये है, लेकिन इसका मोटा मोटा मीनिंग यही है कि जो आपका एसी है या फिर रेफ्रिजरेटर है वो कितना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है आपके रूम से, वही है आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये हो गया आज का टॉपिक जिसमें हमने रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में बात किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।